हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिंदी जनरल इलेक्टिव का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 2 है। यूनिट 1 मैंने कवर करवा दिया है पूरे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने वो कवर करवा दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये यूनिट 2 है जिसमें मैं पूरा टॉपिक कवर कर दूँगी कि प्रयुक्ति क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और इसके क्षेत्र कितने हैं, वो भी सब इसमें कवर कर दूँगी। और जो अनुवाद है उसकी व्यावसायिक संभावनाएं क्या है, जो मैंने क्वेश्चन बताया था, तो वो भी मैं इसमें टॉपिक कवर कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं पूरा चैप्टर इसमें कवर करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक था यूनिट 2 में कि प्रयुक्ति क्या है। प्रयुक्ति, या इसे कह सकते हैं भाषा प्रयुक्ति, क्योंकि ये लैंग्वेज से ही रिलेटेड है तो इसलिए इसे भाषा प्रयुक्ति भी बोल सकते हैं या प्रयुक्ति भी बोल सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे जीवन के विभिन्न संदर्भों के अनुसार हमारी भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। मतलब कि हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ही जो हमारी लैंग्वेज है उसी का ही स्वरूप निर्धारित होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि फॉरेनर्स के बीच में अगर कोई बच्चा पलता है तो फॉरेनर्स की लैंग्वेज ही बोलता है, और इंडियन लैंग्वेजेस में जो बच्चा पढ़ रहा होता है वो इंडियन लैंग्वेजेस बोलता है। उसी प्रकार से जो हमारी जो एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है और हमारी जो लैंग्वेज है वही हमारी रहती है। भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त अलग अलग भाषा रूपों के आधार पर भाषा प्रयुक्ति की संकल्पना की गई है। मतलब कि जो कार्य क्षेत्रों में जो प्रयुक्त का मतलब सबसे पहले ये होता है कि यूज़। अगर इंग्लिश में लिखा गया है इसका यूज़ का मतलब यूज़ होता है वैसे इंग्लिश में, लेकिन इसमें इसको किसी और वर्ड में निर्धारित किया गया है, अलग अलग भाषा के रूप में से देखा गया है। यह अंग्रेजी शब्द लैंग्वेज रजिस्टर का हिंदी पर्याय है। इसको रजिस्टर बोला जाता है इंग्लिश में, लैंग्वेज रजिस्टर मैंने बताया भाषा प्रयुक्ति जिसे बोला जाता है, ये हिंदी का पर्यायवाची से बोला गया है और इंग्लिश में इसे लैंग्वेज रजिस्टर बोला जाता है। रजिस्टर भाषा विज्ञान का एक परिभाषिक शब्द है जो भाषिक रूप भेदों का घोतक है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी हैलिडे रजिस्टर शब्द की व्याख्या इन शब्दों में करते हैं। जो कुछ लोगों ने इसको रजिस्टर की व्याख्या की है, कुछ विद्वानों ने जो है भाषा विज्ञानी जो है उन्होंने, जिनका नाम है हैलिडे, इन्होंने रजिस्टर शब्द को बताया है कि इसका मतलब क्या होता है। भाषा समुदाय में विभिन्न वर्ग विभिन्न बोलियां बोलते हैं और एक अन्य दिशा में भी भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा की जा सकती है। प्रयोग भेद की भाषा की दिशा में मतलब कि अलग अलग दिशा में देखा जाता है कि विभिन्न रूप होते हैं, भाषा के विभिन्न रूप होते हैं, उनकी चर्चा की जा सकती है। लेकिन किस वे में? प्रयोग भेद में। मतलब कि इस लैंग्वेज का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका हम देख सकते हैं कि मतलब एक लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, किस वे में हो सकता है, तो वो भी इसमें देखा गया है। भारत में प्रयोजन के अनुसार भेद होते हैं, विभिन्न स्थितियों में उसमें स्वतः भेद आ जाते हैं। प्रयोजन के आधार पर भाषा के स्वरूप भेद को जो नाम दिया जाता है उसे रजिस्टर कहते हैं। मतलब कि प्रयोजन के आधार पर, प्रयोजन मतलब प्रयुक्ति यही होता है, इसी के अकॉर्डिंग ही भाषा के स्वरूप को देखा जाता है और इसी के अकॉर्डिंग इसे रजिस्टर का नाम इसे दिया गया है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इस प्रकार रजिस्टर भाषा की उन प्रयोगाश्रित विविधताओं को कहा जाता है जो किन्हीं विशिष्ट स्थितियों या विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा के रूप भेदों को प्रकट करती है। मतलब कि रजिस्टर भाषा जो लैंग्वेज है उसको बोला गया है, उन विविधताओं को बोला गया है जो एक स्पेशल जो सिचुएशन है उसमें या ऐसे विशेष क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे इन्होंने जो विज्ञान है जिनका नाम मैंने अभी बताया था ऊपर, भाषा विज्ञानी जो हैं हैलिडे, जिन्होंने एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है यहाँ पे कि गणित के शून्य, इट मीन्स इंग्लिश में से बोला जाता है ज़ीरो, उस शब्द को इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है कि ज़ीरो शब्द क्रिकेट में डक, टेनिस में लव और चौसर में नील हो जाता है। ये एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, क्रिकेट में डक, टेनिस में लव और चौसर में नील मतलब जो
कुछ नहीं होता उसमें। तो ये एग्जाम्पल के रूप में इसमें बताया गया है। अगर ये एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है इनके अकॉर्डिंगली। जो इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रयुक्ति के 3 आधार तत्व होते हैं। जब भी प्रयुक्ति होती है इसका रजिस्टर जो होता है उसके 3 आधार बताए गए हैं। पहला लैंग्वेज, दूसरा विषय, तीसरा प्रयोग पद्धति। प्रयोग पद्धति, प्रयोग में लाई हुई जो जगह चीज़ है जहाँ पे हम प्रयोग करते हैं उसका, वो 3, इसके 3 आधार देखे गए। और दूसरे शब्दों में अगर देखा गया है तो 3 निर्धारित तत्व हैं इसमें। पहला है शब्दावली, दूसरा है वाक्य विन्यास और तीसरा है शैली। ये भी मैं पूरा आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी इसको कि शब्दावली, वाक्य विन्यास और शैली इसके जो निर्धारित तत्व हैं वो क्या है। और इसी आधार पर जो भाषा प्रयुक्ति है उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। विशेषताएं जिन्हें बोला गया है, इसमें विशेषताएं हैं 5। तो पहली विशेषता ये है भाषा प्रयुक्ति या प्रयुक्ति लिखने, भाषा प्रयुक्ति ना समझ में आए तो खाली प्रयुक्ति लिख देना। इसकी विशेषता ये है कि परिभाषिक शब्दावली है, मतलब कि इसको परिभाषा दी जाती है। इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही इसको परिभाषा भी दी जा सकती है। मतलब कि भाषा प्रयुक्ति में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली का अर्थ, विषय और संदर्भ निश्चित होते हैं। मतलब कि जो परिभाषिक शब्दावली है उनके अर्थ भी इसमें बताए जाते हैं, इसमें विषय भी बताया जाता है और उसका संदर्भ भी इसमें निश्चित होता है। इसकी पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता है भाषा प्रयुक्ति में प्रयोक्ता की विषयगत और संदर्भगत भूमिका स्पष्ट होती है। विषयगत मतलब कि किस टॉपिक पे बात की जा रही है, इसका संदर्भ क्या है, उस पर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग ही भाषिक स्तर भी निश्चित होते हैं। भाषिक स्तर मतलब कि जो हमारा जिस लैंग्वेज में हम बोलते हैं, जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में हम आम बोलचाल की भाषा होती है उस लैंग्वेज में बोलते हैं। फिर कहीं हम किसी और हाई क्लास में जाते हैं तो उसमें अलग स्तर की जो लैंग्वेज होती है, भाषिक स्तर जिसे बोला जाता है, वो भी इसमें निश्चित होते हैं। तीसरा आता है भाषा प्रयुक्ति में उसके प्रयोक्ता का संबंध स्थिति संदर्भ से होता है। मतलब कि जो उसके प्रयोक्ता है, जो इसका यूज़ कर रहे हैं, उसका संबंध ऐसी स्थिति से होता है। मतलब स्थिति मतलब सिचुएशन देखकर, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वो उस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। यही स्थिति संदर्भ उस कथ्य की विषय वस्तु का निर्धारण करता है। यही सिचुएशन देखी जाती है जो उसकी कथ्य है, उसकी विषय वस्तु का निर्धारण इसमें करता है। नेक्स्ट आता है भाषा प्रयुक्ति की एक विशेषता और है कि भाषिक उपादान माध्यम वाचिक एवं लिखित होता है। मतलब कि जो लैंग्वेज होती है वो एक लिखित रूप से भी होती है और उपादान माध्यम वाचिक का मतलब होता है कि जो हम कंप्यूटर्स वगैरह में लिखते हैं, इनपुट करते हैं कोई भी वर्ड्स को, कोई भी लैंग्वेजेस को हम लिखते हैं, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। बोलकर या लिखकर भाषिक उपादान को व्यवस्थित या नियमनिष्ठ स्वरूप दिया जाता है। मतलब कि बोलकर भी और लिखकर भी जो भाषा है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसको व्यवस्थित भी किया जाता है। और इसी से ही जो हमारी भाषा प्रयुक्ति है, भाषा का जो यूज़ किया जाता है, वो दूसरी भाषा में से भी अलग भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भिन्न भी हो सकती है। भाषा प्रयुक्ति की शैली में टोन या लहजा का अपना अलग महत्व होता है, जो अलग अलग स्थिति एवं प्रयुक्ति में भिन्न भिन्न रूप लेकर अवतरित होती है। मतलब कि भाषा प्रयुक्ति में ये भी देखा गया है कि हमारा जो टोन है, जो हमारी लैंग्वेज है, हम किस वर्ड्स में बोल रहे हैं, उसका लहजा भी देखा जाता है। उसका भी एक इम्पोर्टेंस है अलग से, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही और जो उसकी प्रयुक्ति है उसमें भिन्न भिन्न रूप लेकर नज़र आती है। ये 5 विशेषताएं बताई हैं। पहली थी परिभाषिक शब्दावली, इनकी परिभाषा भी दी जा सकती है। दूसरी के जो भाषा का जो स्तर है वो भी देखा गया है इसमें। तीसरी इसमें ये बताया गया है कि उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भी इसमें विशेषता बताई गई है। चौथी विशेषता ये बताई गई है जो ये लिखित भी होती है और मौखिक भी होती है, और इसको उसी के अकॉर्डिंग ही वो करा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। पाँचवा इसमें ये बताया गया उसकी लैंग्वेज देखी जाती है, उसका टोन देखा जाता है कि किस रूप से हम किस लैंग्वेज में कहाँ पे कैसे किस वे में बात कर रहे हैं। तो ये 5 प्रकार की विशेषताएं थी। भाषा प्रयुक्ति समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है प्रयोजन मूलक भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा या जिसे बोला जाता है प्रयुक्ति। प्रयुक्ति के इसमें 6 प्रकार बताए गए हैं कि किस प्रकार से हम इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि क्या है। अब आता है पहला पॉइंट, प्रशासनिक प्रयुक्ति। प्रशासन का क्षेत्र हिंदी भाषा का एक विशिष्ट प्रयोग क्षेत्र होने के साथ ही हमारे देश में अनुवाद संबंधी रोजगार का भी एक बड़ा क्षेत्र है।
देखा गया है कि जैसे कि हिंदी भाषा जो है वो प्रशासन के क्षेत्र के साथ साथ अनुवाद संबंधी रोजगार का भी एक क्षेत्र माना गया है। ऐसे विशिष्ट प्रयोग क्षेत्र होने के साथ साथ भी रोजगार का भी एक क्षेत्र माना गया है। इसलिए प्रशासनिक कार्यविधि और जो उसकी भाषा है उसकी परिचय प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही को, प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उसको भी समझना ज़रूरी है। आज़ादी से पहले देखा गया है जो सरकारी कार्यालय हैं उसकी भाषा अंग्रेज़ी हुआ करती थी और हिंदी को राजभाषा के रूप में जब मान्यता मिली तब सरकारी कार्यालयों के जितने भी काम थे अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद होना शुरू हो गया था। और इसी की मद्देनज़र सरकारी कार्यालयों में जो राजभाषा है उसकी स्थापना की गई और अंग्रेज़ी दस्तावेजों का अनुवाद किया गया। और प्रशासनिक भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में होता है, जिसमें आता है सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कार्यालय वगैरह इसमें आते हैं। कार्यालय कामकाज में टिप्पण, प्रारूप, प्रतिवेदन, रिपोर्ट आदि ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं सरकारी कार्यों में। और सरकारी पत्राचार के अंतर्गत अधिसूचना, सरकारी पत्र, ज्ञापन ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और प्रशासनिक प्रयुक्ति में अधिकतर प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली का इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, परिभाषिक शब्दावली का, और इसमें सारे सरकारी काम होते हैं। दूसरा आता है साहित्यिक प्रयुक्ति, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद वरदान साबित हो चुका है। साहित्य के क्षेत्र में जब भी कोई अनुवाद होता है, साहित्यिक अनुवाद जिसे बोला जाता है, उसमें वरदान साबित हो चुका है। ये जैसे देखा गया है, क्योंकि प्राचीन और आधुनिक साहित्य का परिचय दूर दराज के पाठक अनुवाद के माध्यम से पाते हैं। मतलब कि जो आधुनिक साहित्य है उसका परिचय हम अनुवाद के ज़रिए ही हम इस चीज़ के बारे में जान पाते हैं, साहित्य के बारे में। भारतीय साहित्य की परिकल्पना अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुई है। विश्व साहित्य का परिचय भी हम अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं। विश्व साहित्य के बारे में, भारतीय साहित्य के बारे में, भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, संस्कृति वहाँ के साहित्य के बारे में पता लगता है। और विश्व के साहित्य के बारे में भी अनुवाद के ज़रिए ही पता लग पाता है। जब तक हम दूसरों से दूसरी लैंग्वेज में जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे हम, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं, तो इस जो विश्व के बारे में या साहित्य के बारे में नहीं जान पाएंगे। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद के कार्य ने साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन को सुगम बना दिया है। विश्व की समृद्ध भाषाओं के साहित्यों का अनुवाद आज हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कहने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं कि जब जो विश्व में जितनी भी फेमस लैंग्वेजेस हैं उसमें साहित्य का अनुवाद बहुत ज़्यादा साहित्यों देखी गई है कि उसमें अनुवाद किया जाता है साहित्य का, तो ताकि वो अलग अलग लैंग्वेजेस में समझ सके कि क्या है भारतीय संस्कृति के बारे में, साहित्य के बारे में, जो पुराण वगैरह के बारे में बताया गया है, जो हमारी हिस्ट्री वगैरह है, उन सब चीज़ों के बारे में जान सकें। साहित्यिक प्रयुक्ति में अपने समाज की आंतरिक स्थिति, संश्लिष्ट मानवीय अनुभूतियाँ, विचार आ गया, प्रत्यय, संघर्ष, अंतर्द्वंद, सामाजिक आंदोलन एवं परिवर्तनों को अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो देश में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसी के बारे में बताया जाता है। कल्पनाशीलता का समावेश भी साहित्य प्रयुक्ति का अन्यतम एवं अपरिहार्य गुण होता है। यही कारण है कि साहित्य प्रयुक्ति में परिभाषित शब्दों का प्रयोग न के बराबर होता है। और देखा गया है जैसे कि साहित्यिक प्रयुक्ति में ये भी बताया गया है कि जो देश में जो जो चीज़ें चलती हैं, जो जैसे संघर्ष हो गया या कोई भी आंदोलन हो गया, देश में जो जो चीज़ें चल रही होती है साहित्य रूप में, वो पूरा विश्व जान सके इसलिए अनुवाद किया जाता है। तो ये पूरा कवर हो गया। अगला है विधिक प्रयुक्ति। अदालतों की कार्यवाही, जो कार्यवाही की जाती है अदालतों में, वो अंग्रेज़ी में होती थी पहले, और इनमें मुकदमों के लिए आवश्यक कागजात अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं, किंतु पैरवी अंग्रेज़ी में ही होती है। इस वातावरण में अंग्रेज़ी और प्रादेशिक भाषा का बारी बारी से परस्पर अनुवाद किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो अदालत है, जो कोर्ट वगैरह में जो कार्यवाही की जाती है वो इंग्लिश में की जाती है। वहाँ पे लिखी गई जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे जो कागज वगैरह बने जाते हैं, वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्शन की जाती है जिनकी, वो सब इंग्लिश में होते हैं। और जो वहाँ की जो पैरवी है वो भी अंग्रेज़ी में होती है। इसी वातावरण की वजह से अंग्रेज़ी और प्रादेशिक भाषा जो है उसका बारी बारी से अनुवाद किया जाता है। मतलब कि जो वहाँ की लैंग्वेजेस है उसको बार बार उसको कन्वर्ट करके उसमें बोला जाता है।
विधि प्रयुक्ति की भाषा होती है अत्यंत संवेदनशील होती है, जिसमें शब्द या क्रम का थोड़ा सा परिवर्तन अर्थ का अनर्थ कर सकता है। मतलब कि इसके लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें जरा सा भी अगर प्रॉब्लम आ गई, जिस चीज़ में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन कर दिया जाए उसकी लैंग्वेज में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे विधि की शब्दावली सामान्य कोशीय अर्थ अभिव्यक्त नहीं करते हैं। इसका अर्थ अत्यंत सूक्ष्म और विशिष्ट होता है। मतलब कि जो दूसरी विधि की जो शब्दावली है वो कोशिकीय अर्थ अभिव्यक्त नहीं करते हैं। वे क्या कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस उसमें यूज़ नहीं की जाती है। इसका बहुत जो इसका अर्थ जो होता है जब भी हम इसे अनुवाद करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अत्यंत सूक्ष्म होता है और विशिष्ट होता है। नेक्स्ट आता है वाणिज्यिक प्रयुक्ति, जिसमें आता है कि जो भाषा की संरचना होती है और जो परिभाषिक शब्दावली है, जो लैंग्वेज हम बोली जाती है, तो उन दोनों को वाणिज्यिक प्रयुक्ति का आधार माना जाता है। जिसमें आ जाता है शेयर बाज़ार, आयात निर्यात, मतलब जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, व्हीकल वगैरह जो होते हैं, परिवहन वगैरह, बैंकिंग, बीमा आदि, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है। ये सब क्षेत्र इसमें आते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए राष्ट्रीयकरण के उपरांत देखा गया है कि वाणिज्य क्षेत्रों में खासकर बैंकिंग, बीमा और शेयर बाज़ार में देखा गया है कि हिंदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मतलब अनिवार्य हो गया। अनिवार्य मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी जिसे बोलते हैं। कि शेयर बाज़ार में देखा गया है कि हिंदी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और बैंकों में भी इसका देखा गया है कि जब हम ग्राहक सेवा संबंधी सामग्रियां हैं या प्रशासनिक दस्तावेज हैं, उसका अनुवाद बड़े पैमाने पर होने लगा है। कि जब हम ग्राहक सेवा संबंधी सामग्री मतलब कि हम कॉल वगैरह करते हैं ग्राहक सेवा में, उससे रिलेटेड जो भी होता है वो अनुवाद हिंदी में उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है ताकि जो हमारे देश की जो लैंग्वेज है उसको दूसरे भाषा में कन्वर्ट करके दूसरे तक ये चीज़ पहुंचा सके। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक तकनीक। आज देश विदेश में हो रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के गहन अनुसंधान के क्षेत्र में तो सारा लेखन कार्य उन्हीं की अपनी भाषा में किया जा रहा है। मतलब कि देश विदेश में जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें जितने भी कार्य किए जाते हैं, उनमें जितने भी लेखन कार्य हैं वो अपनी लैंग्वेज में ही किए जा रहे हैं। इसी अनुसंधान को विश्व पटल पर रखने के लिए अनुवाद ही एकमात्र साधन है। मतलब कि जो विश्व पटल मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको बताने के लिए अनुवाद का सहारा लिया जाता है। पूरे विश्व में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई नई चीज़ें जो हम देश में ला रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अनुवाद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और इसके माध्यम से नई खोजों को आसानी से सबों तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब कि नई खोज जो निकल के आती है, जो वैज्ञानिक वगैरह है जो नई नई चीज़ों को लेकर आते हैं, जो नई नई खोजों को लेकर आते हैं, वो आसानी से सब लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं जिसमें अनुवाद के ज़रिए। और इस दृष्टि से शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी का मूलाधार है परिभाषिक शब्दावली। विज्ञान और तकनीकी जो है इसका आधार माना गया है परिभाषिक शब्दावली को। विज्ञान की भाषा स्पष्ट, तर्क संगत तथा सुगठित होती है। जो विज्ञान की लैंग्वेज जो होती है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है, क्योंकि उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, और उसका तर्क संगत भी होती है और सुगठित भी होती है। दूसरी नेक्स्ट है और एक लास्ट टॉपिक है विज्ञापनी प्रयुक्ति, जिसमें आता है किसी वस्तु सामग्री को खरीदने के लिए या किसी विशेष सेवा के लिए या जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए उन सभी के गुण, उपयोगों, प्रकारों और लाभों आदि का विभिन्न प्रकार से प्रचार करना और सर्वसाधारण तक उनकी सूचना पहुंचाना ही विज्ञापन है। विज्ञापन का मतलब यही होता है कि जो हमारी सूचनाएं वगैरह हैं दूसरों तक पहुंच सके। तो इसके लिए अखबार का देखा जाता है, रेडियो वगैरह भी यूज़ किया जाता है, जनसंचार के साधन जिन्हें बोला जाता है, इसके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने के लिए अनुवाद का सहारा लिया जाता है। आज का बाजार विज्ञापन आधारित है, जिसमें अनुवाद भी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। और विज्ञापन का समुन्नत रूप आज हमारे सामने है। देखा गया है कि विज्ञापन की भाषा व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य से जुड़ी होने के कारण वो आकर्षक होती है, रमणीयता होती है, स्मरणीयता, मोहक भाषा शैली, विक्रय शक्ति, श्रव्यता और पठनीयता, संक्षिप्तता, लोक स्वीकृतता आदि गुणों का होना
ज़रूरी है। ये छोटे मोटे गुण हैं, 2-4 गुण लिख देना कि इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनुवाद इसी बिहाफ पर किया जाता है ताकि जो लोगों की बात पहुंचाई जा सके और उनका समर्थन प्राप्त हो सके। और इस प्रकार सामान्य विज्ञापन की जो भाषा है वो तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली ना होकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक होती है। जबकि वर्गीकृत और रोजगार संबंधी विज्ञापन है वो अधिकतर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो सामान्य विज्ञापन होता है वो तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली ना होकर वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक होती है। लेकिन जो रोजगार संबंधी विज्ञापन होते हैं उसमें पारिभाषिक शब्दावली का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये पूरे 6 पॉइंट्स थे जो उसमें बताए गए थे। अब आते हैं अनुवाद के बारे में कि अनुवाद के क्षेत्र में जो व्यावसायिक संभावनाएं हैं क्या क्या हो सकती हैं, कि व्यवसाय अनुवाद के रूप में जो व्यवसाय कर सकते हैं हम, क्या क्या हो सकता है उसमें, अनुवाद के क्षेत्र में क्या क्या रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। कि भारत में अनुवादक की ज़रूरत सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की है और आने वाले समय में इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखी गई है आज के टाइम पे भी और पहले भी थी और आगे भी होगी। आज बाजारवाद के इस दौर में हम ट्रांसलेशन के क्षेत्र में रोजगार के कई विकल्प देख सकते हैं। इस लेख में हम भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के संबंध में बात करते हैं। 2 प्रकार की जो भाषाएं हैं वो देखी गई हैं। सरकारी विभाग में देखा गया, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर देखें तो सरकार के लगभग सभी विभागों में अनुवादक की ज़रूरत होती है। अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर जो होते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद आज के टाइम पे देखा गया है कि जो हिंदी का अनुवाद बहुत ज़्यादा देखा गया है सरकारी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कार्य होते हैं उन जो पेपर वर्क्स वगैरह होते हैं उनको भी ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में। और इसके अलावा संसद या विधानसभा में भी देखा गया है कि जो इंटरप्रेटर की पोस्ट भी होती है, जिसमें आता है भाषण दे रहे लीडर की बातों के साथ साथ अनुवाद करना होता है। जो वहाँ पे जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी जो नेता वगैरह होते हैं, उनकी बातों को अनुवाद करना होता है, उनकी बातों का अनुवाद किया जाता है दूसरी लैंग्वेज में। और जैसे कि देखा गया, अंग्रेजी से भाषण दिया जा रहा है और साथ साथ उसे एक अनुवादक हिंदी में बोल रहा है और दूसरा अनुवादक किसी और भाषा में बोल रहा है। इसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में भी बहुत टाइम लगता है और इसका जो अनुवादक है वो भी किसी और भाषा में बोल रहा होता है, देखा गया है। और सरकार द्वारा चल रहे मीडिया हाउस, दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी अनुवादक की बहुत ज़्यादा भूमिका देखी गई है। मीडिया में भी देखा गया है इसकी अनुवाद की भूमिका देखी गई है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। और जो समाचार पत्र हैं उसमें भी कई भाषाओं में भी जो समाचार पत्र हैं वो भी लिखे जाते हैं, ताकि जो देश में बोली गई जितनी भी भाषाएं हैं वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको समझ सकें, देश में क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ है, वो सब उसमें देख सकें। भारत के जितने भी बैंक हैं उसमें भी देखा गया है, उसमें भी जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको भी अनुवाद किया जाता है, उसके लिए भी अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। बैंकों वगैरह में भी जो कानूनी मामले हैं उसका भी ट्रांसलेशन किया जा सके। निजी क्षेत्र में देखा गया है ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि न्यूज़ मीडिया हो गया। आज न्यूज़ मीडिया के बिना अधूरा है, जो न्यूज़ वगैरह होती है वो मीडिया के बिना, ट्रांसलेशन के बिना अधूरा है। अखबार हो या टीवी हो, वो देश विदेश की खबर होती है, वो लोगों को बताने के लिए एक अनुवादक की ज़रूरत होती है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मीडिया में रोज़गार पाने के लिए पत्रकारिता की डिग्री भी अनिवार्य है। अधिकतर न्यूज़ एजेंसियां जो होती हैं वो पत्रकार कम अनुवादक को ही रोज़गार देती है, पत्रकार को कम देती है बल्कि अनुवादक को ज़्यादा देती है, ताकि जो लैंग्वेज बोली जाती है हिंदी टू इंग्लिश दूसरी लैंग्वेज में उसे समझा सके मीडिया के सामने। नेक्स्ट आता है विज्ञापन उद्योग। आजकल एक ही विज्ञापन जो होते हैं आपको कई भाषाओं में देखने को मिल जाते हैं। जितने भी एडवर्टाइजमेंट हम इंटरनेट पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, तो वो सब अनुवादक उसमें आते हैं और ये काम भी अनुवादक ही करता है। और इस क्षेत्र में अच्छे अनुवादकों को काफ़ी पैसे दिए जाते हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं उनको भी काफ़ी हद तक ऊँची पोस्ट पर काम करने के लिए मौका मिलता है। और फिल्म उद्योग में भी देखा गया है जो ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, फिल्मों में भी देखा गया है जो डबिंग वगैरह की जाती है, जो एक्टर्स होते हैं उनकी जो डबिंग वगैरह की जाती है उसमें भी जो अनुवादक है उसकी ज़रूरत होती है, ताकि वो जो दूसरी लैंग्वेज है उसमें उस लैंग्वेज को बोल सके। और इसमें आर्टिस्ट की भी ज़रूरत होती है ताकि वो दूसरी लैंग्वेज में दूसरों को बता सके कि क्या बोलना चाह रहे हैं।
प्रकाशन घर, पब्लिशिंग हाउसेस में भी देखा गया है। एक भाषा में अगर किताब लिखता है तो उस किताब को दूसरी भाषा के लोगों तक पहुंचाने के लिए भी अनुवादक की ज़रूरत होती है। जब एक लैंग्वेज में जो किताब लिखी जाती है तो वो दूसरी लैंग्वेज में भी लिखने के लिए अनुवादक की ज़रूरत होती है, और ये किताब किसी भी भाषा में या किसी भी विषय पर हो सकती है। ये इस अनुवादक का काम भी होता है उस किताब को दूसरी भाषा में लिखना। अनुवाद एजेंसियां भी होती हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन जॉब्स होती हैं जिसमें अनुवादक को नौकरी देती हैं, और ये एजेंसियां एक नहीं बल्कि बहुत सारी भाषाओं के अनुवादकों को भी हायर करती है ताकि दूसरी लैंग्वेजेस की उस कंपनी में जॉब करें और जो खबर है, न्यूज़ है या कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए अनुवादक की आवश्यकता उसमें पड़ती है। स्वतंत्र रूप से अनुवाद एक ऐसा कार्य है देखा गया है जिसे आप फ्रीलांस भी कह सकते हैं, यानी कि अपने घर पर बैठकर कई सारी ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जिन पर अनुवाद का काम बहुत ज़्यादा मिलता है, ट्रांसलेटर का काम बहुत ज़्यादा मिलता है। वेबसाइट्स के बारे में भी आप जानते हैं कि वेबसाइट्स में क्या होता है, नहीं होता। किसी भी दो भाषाओं के बीच किया जा सकता है, जिसके लिए उन भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जिस देश में वो भाषाएं हैं, फ़िलहाल भारत में हिंदी अंग्रेज़ी हिंदी अनुवाद का बोलबाला है, लेकिन अगर आप किसी भी दो भाषाएं अच्छे से जानते हैं तो उससे जुड़े अनुवाद के क्षेत्र में करियर तलाश सकते हैं, क्योंकि दो लैंग्वेजेस समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उसके लिए हम आगे अपना करियर बना सके। तो ये पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया मैंने कि अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाएं क्या क्या हैं। इसमें मैंने दो चीज़ कवर कर दी है कि पहले पॉइंट में मैंने बताया था प्रयुक्ति की अवधारणा और उसके जो प्रयुक्ति क्षेत्र हैं वो, और अनुवाद की जो व्यावसायिक संभावनाएं हैं इससे रिलेटेड भी ये टॉपिक है, तो मैंने आपको पूरा कवर कर दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।